हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी विचारक और संघर्षवादी। तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी विचारक में बहुत से थिंकर्स आते हैं, जैसे ऑगस्ट कॉम्ट हैं, मैक्स वेबर हैं, पैरेटो हैं, डेरेनडॉर्फ हैं, कोजर हैं, कॉलिंस हैं, इमाइल दुर्खीम हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो ये सारे जो है क्या कहते हैं वेस्टर्न थिंकर्स हैं। तो इन सभी थिंकर्स के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था? क्या है पहला क्वेश्चन? स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था? तो स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था? इमाइल दुर्खीम द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? क्या है क्वेश्चन? कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? तो चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों में जैसे कार्ल मार्क्स आते हैं, रोज़नहोफर हैं, डेरेनडॉर्फ हैं, कॉलिंस हैं, कोजर हैं। तो ये सारे संघर्ष सिद्धांतकारों में आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मार्क्स, रोज़नहोफर और डेरेनडॉर्फ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहले देखो, आदर्श प्रारूप को किसने दिया था ये आप सभी को पता होगा। जैसे आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडियल टाइप। तो इसी से क्वेश्चन है, क्या है आदर्श प्रारूप? क्या है? एक विश्लेषणात्मक रचना है। कथन क्या है? कथन है आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है। और सेकंड क्या है? ये एक उपकल्पना है। तो इसमें से आप सभी को इसका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आदर्श प्रारूप क्या है? एक विश्लेषणात्मक रचना है, तो ये एक उपकल्पना है, ये चीज़ तो सही है। और आदर्श प्रारूप क्या होता है? जैसे किसी घटना, वस्तु और वर्ग विशेष की जो उनकी समस्त आवश्यक विशेषताएं होती हैं, तो उनका संपूर्ण रूप से चित्रण करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श प्रारूप कहते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैक्स वेबर ने किया था। और उनकी जो बुक थी क्या था? द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस बुक में उन्होंने इसकी चर्चा की थी, आदर्श प्रारूप की। और ये बुक का जो सन था क्या था? 1905 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। और द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस क्या है? वो 1949 में आया था। ठीक है, फिर प्रथम पुस्तक में उन्होंने प्रोटेस्टेंट इथिक और पूंजीवादी की, और द्वितीय पुस्तक में उन्होंने क्या किया था? तार्किक व्यवहार, नौकरशाही और शुद्ध बाजार के आदर्श प्रारूपों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की? देखो, मैं इसका ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। ऑप्शन देने में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है तो उसका एक आंसर है। ठीक है, तो उसी का आंसर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है? किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की? तो किसने की है सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से? किसने किया है? रॉल्फ डेरेनडॉर्फ ने। किसने किया है? रॉल्फ डेरेनडॉर्फ ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया?
क्या है क्वेश्चन? दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इन्होंने किस में किया था? इन्होंने किया था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। किस में किया था? एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। और इनका जो क्या कहते हैं, ये जो बुक हुई थी, ये बुक कब प्रकाशित हुई थी? इनकी बुक प्रकाशित हुई थी 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है? सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व कौन से हैं? आर्थिक हैं, सैन्य हैं और राजनीतिक संरचनाएं हैं। क्या है? आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक। ठीक है। और सी राइट मिल्स की जो बुक थी, वो बुक का क्या नाम था? द पावर इलीट। क्या था? द पावर इलीट। इन्होंने 1956 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और इस बुक्स के बारे में उन्होंने क्या लिखा था कि शक्ति अभिजन केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं होते कि वे समय की मांगों को पूरे करते रहते हैं, बल्कि वे स्वयं ऐसी मांगे पैदा करके जनसाधारण के दैनिक जीवन के बदलने की क्षमता भी रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? तो आप सभी को पता होगा कि सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और उनकी जो बुक थी वो कौन सी बुक थी? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी बुक थी? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? क्या है? ऑगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो आप सभी को पता होगा कि त्रिस्तरीय नियम में क्या है? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। ये ऑगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम हैं। तो ये तीनों जो नियम हैं वो किस पर आधारित है? वो रैखिक है। रैखिक सिद्धांत का एक क्या है? एक स्वरूप है। क्या है? रैखिक सिद्धांत का एक स्वरूप है। अब जैसे धार्मिक क्या है? धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसा और प्रत्यक्ष। जैसे मैंने कहा ना, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो धर्म स्तरीय स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या क्या होती है? जैसे अलौकिक है, अधिदैविक है आधार पर की जाती है। और तात्विक में जैसे तत्वमीमांसीय स्तर पर अगर व्याख्या की जाती है तो उसका जो है अमूर्त शक्तियों को मान लिया जाता है। उसकी शक्ति को क्या मानते हैं? अमूर्त शक्ति। और प्रत्यक्षवादी जो होते हैं, प्रत्यक्षवादी में क्या है? वैधानिक स्तर पर जो ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन करता है, जो अवलोकन, प्रयोग और तुलना के आधार पर किया जाता है, तो उसको प्रत्यक्षवादी कहते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी 2021 में भी आया था और यूपी पीजीटी 2016 में भी आया था। ठीक है। तो ये एकदम आप रट लो कि ऑगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम कौन से हैं? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक समुच्चय सुमेलित नहीं है? देखिए 2 लिखा हुआ है, तो कौन सा एक समुच्चय सुमेलित नहीं है? जैसे प्रभुत्व और शक्ति किसका है? ध्रुवीय दुभागीकरण, अमानवीकरण, तर्क प्रयोगात्मक। तो प्रभुत्व और शक्ति की बात कौन करते हैं? प्रभुत्व और शक्ति की बात हमेशा मैक्स वेबर करते हैं। कौन करते हैं? मैक्स वेबर। और ध्रुवीय दुभागीकरण की बात कौन करते हैं? ध्रुवीय दुभागीकरण की बात पार्सन्स करते हैं। ठीक है। तो ये जो है आप एकदम मतलब रट लीजिए। ये क्वेश्चन जैसे पीजीटी में क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते। पीजीटी हुआ या यूजीसी नेट हुआ, सब में जो है एकदम सटीक क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो क्या है? प्रभुत्व और शक्ति की बात कौन करता है? मैक्स वेबर। और ध्रुवीय दुभागीकरण की बात कौन करता है? पार्सन्स। और अमानवीकरण की बात कौन करता है? अमानवीयकरण की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स। और तर्क प्रयोगात्मक की बात विल्फ्रेड पेरेटो। ठीक है।
विल्फ्रेड पैरेटो ने दो की विधियों के बारे में कहा, एक तार्किक और एक अतार्किक। तो वही है, तर्क प्रयोगात्मक की बात कौन करता है? विल्फ्रेड पैरेटो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम, हॉबहाउस और सोरोकिन निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित हैं? चलिए बताइए, दुर्खीम, हॉबहाउस और सोरोकिन निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित हैं? तो दुर्खीम, हॉबहाउस, सोरोकिन और गिन्सबर्ग, तो ये चारों लोग ये किस संप्रदाय से हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय से हैं। क्या है? समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। और इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? समाजशास्त्र को एक क्या करते हैं? सामान्य विज्ञान मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया? क्या है? देखो, सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत किसने कार्य किया है? सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर किसने कार्य किया है? कॉलिन्स ने काम किया है। किसने किया है? कॉलिन्स ने। जैसे कॉलिन्स ने क्या है, इन्होंने क्या किया है, जो इनके बृहद स्तरीय उपागम की पूर्णता क्या है, उपेक्षा नहीं की है। उन्होंने क्या किया? संघर्ष की व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने क्या किया है? संघर्ष को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा। किसने? कॉलिन्स ने। फिर भी उन्होंने इसकी समाजगत दृष्टि की उपेक्षा नहीं की। वास्तव में कॉलिन्स ने क्या किया? अपने संघर्ष सिद्धांत में सूक्ष्म और बृहद दोनों स्तरीय दृष्टियों का समन्वय करने का यत्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वस्त्रहीन की अवधारणा का प्रयोग किया था? तो वस्त्रहीन पद्धति का प्रयोग किसने किया है? वस्त्रहीन पद्धति का प्रयोग किसने किया है? वस्त्रहीन पद्धति का प्रयोग मैक्स वेबर ने किया है। किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। और जो वस्त्रहीन शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। जैसे वस्त्रहीन शब्द का प्रयोग मैक्स वेबर ने किया और वस्त्रहीन शब्द क्या है? जर्मन भाषा का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? क्या है क्वेश्चन? किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? तो संदर्भ समूह की अवधारणा की बात कौन करता है? मर्टन करते हैं। और मर्टन ने संदर्भ समूह की बात किस बुक में किया था? उन्होंने अमेरिकन सोल्जर में किया था। किस में किया था? अमेरिकन सोल्जर में। और ये जो थ्योरी थी उनकी थ्योरी में क्या था? इसका उद्देश्य कि मूल्यांकन और आलोचना उन क्रियाओं को निर्धारक व्यवस्थित करना था कि जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के समूहों का मूल्यों और मानदंडों की तुलनात्मक संदर्भ के रूप में स्वीकार ग्रहण करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या है क्वेश्चन? ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किया था एंगल्स ने। किसने किया था? एंगल्स ने। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है इस बात पर जोर देता है कि विचार और संस्थाओं की प्रगति हमेशा सामाजिक जीवन की भौतिक स्थितियों से निर्धारित होती है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा इतिहास के बदलाव को और इसी तरह समाज की संरचना को भौतिक उत्पाद के तरीक़े, उत्पादन शक्तियों तथा उत्पादन के संदर्भ में देखती हैं। मार्क्स ने अपनी पुस्तक द जर्मन आइडियोलॉजी में ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की थी। जैसे क्या है इसका? ये कार्ल मार्क्स ने इनकी जो पुस्तक थी द जर्मन आइडियोलॉजी, क्या है? जर्मन आइडियोलॉजी में ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की थी। जैसे प्रयोग किया था, देखो ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रयोग किसने किया था? एंगल्स ने। और ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द आइडियोलॉजी में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दिए रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणा से संबंधित
जैसे क्या है विलासी वर्ग, विलासी वर्ग की अवधारणा कौन देता है? विलासी वर्ग की अवधारणा देता है वेबलेन। और अभिप्रत्याशित समाजीकरण, अभिप्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा देते हैं मर्टन। और पवित्र और अपवित्र की अवधारणा इमानुएल दुर्खीम। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा कौन देता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा देते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, ध्यान है ना। विलासी वर्ग वेबलेन, अभिप्रत्याशित मर्टन, और पवित्र इमानुएल दुर्खीम, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स। ठीक, देखिए आप लोग जो हैं, अगर ये जो क्वेश्चन है ना, अगर हम लोग बार बार पढ़ते हैं या सुनते हैं उसको ना, तो वो रिवाइज होता रहता है। तो आप जब भी क्वेश्चंस करोगे तो तुरंत वो दिमाग में कैच होगा कि नहीं यही वाला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती हैं। तो दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता को कहते हैं एक्सट्रियोरिटी, और बाध्यता को कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार क्या है? पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? क्या है? पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं हैं? तो पार्सन्स ने किस मॉडल की बात की है? एजिल मॉडल की। किसकी? एजिल मॉडल की। ठीक है, तो ए अडेप्टेशन, जी फॉर गोल, आई फॉर इंटीग्रेशन, और एल फॉर लेटेंसी। तो क्या है? टालकट पार्सन्स एजिल मॉडल की बात करते हैं। तो ए अडेप्टेशन, अडेप्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुकूलन। और जी यानी कि गोल यानी लक्ष्य, और आई इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, और लेटेंसी प्रतिमान। ठीक है, तो पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? 4। एजिल मॉडल आप याद करके रखोगे तो वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्खीम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? देखो हमेशा नहीं को ध्यान दीजिएगा, नहीं है ना, कभी कभी ये बहुत भटका देता है और नहीं हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या है? दुर्खीम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? तो पहली बात तो देखो दुर्खीम ने किसकी किसकी बात की, किस अवधारणा की बात की, वो पहले पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो दुर्खीम ने अहमवाद की बात की, परोपकारिता की बात की है, आदर्श शून्यता, आदर्श प्रारूप नहीं, आदर्श शून्यता, श्रम विभाजन, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, सामाजिक तथ्य, सामाजिक प्रकार्य, सामूहिक चेतना, और सामूहिक प्रतिनिधान। इन सब की अवधारणाओं किसने दी है? इन सब की अवधारणा दिया है दुर्खीम ने। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दुर्खीम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया? तो अहमवाद है, आदर्श शून्यता है, परोपकारिता है, और अलगाव है। तो दुर्खीम ने अहमवादिकता की भी बात की है, और आदर्श शून्यता की भी बात की, परोपकारिता की भी बात की है, लेकिन अलगाव की बात नहीं की। अलगाव की बात कौन करता है? अलगाव की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया? सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल 4 प्रकार का उल्लेख किया। कितने? 4। कौन कौन से? देखो इसका एक इजी सा याद करने का, रीट याद कर लो, REAT, रीट। रीट जैसे आर से क्या होगा? रेशनल, ई से इवोल्यूशन, ए से अफेक्टिव, और टी से ट्रेडिशन। तो आदर्श मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों की बात की है। तो पहला क्या होगा? पारंपरिक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक, और तार्किक। ठीक है, क्या है पहला? पारंपरिक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक, और तार्किक क्रिया की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन,
समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया? क्या है? किस युग्म ने प्रयोग किया? तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार सुन लीजिए। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया? तो देखो, नियमहीनता की अवधारणा का प्रयोग एनोमी, नियमहीनता यानी कि एनोमी, एनोमी का प्रयोग किसने किया है? दुर्खीम ने किया है और मर्टन ने किया है। ठीक है, तो दुर्खीम और मर्टन ने क्या है? एनोमी की अवधारणा का प्रयोग किया, और मर्टन ने ही एनोमी का संबंध विचलन, विचलन पढ़ा है ना, विचलन, तो विचलन के संबंध में इन्होंने, विचलन इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवेंस, डाइवेंस के साथ जोड़ा है। किसने जोड़ा है? मर्टन ने। और उनके अनुसार जब क्या है, सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैध साधनों में क्या होती है? निरंतरता नहीं रहती, लेकिन जब दोनों में अंतर बढ़ जाता है तो वो क्या होता है? एनोमी की स्थिति होती है। और दुर्खीम क्या करते हैं? एनोमी का कारण समाज को मानते हैं। दुर्खीम नियमहीनता का कारण कौन मानता है? किसको मानते हैं? समाज को मानते हैं। और जो सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की अनेक जो ज़रूरतें होती हैं, जिसकी पूर्ति क्या होता है? व्यक्ति को समाज के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है। क्या है? व्यक्ति को समाज के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है। वो क्या है? वो आशान्वित रहता है, जिससे कि समाज से उसे सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन जब वो आशा उसकी पूरी नहीं होती तो व्यक्ति में क्या होता है? निराशा उत्पन्न होती है, असंतोष उत्पन्न होता है। तो उस बदले की भावना जो होती है वही मनुष्य में जन्म लेती है। और ये क्या है? ये सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शों को स्वीकार नहीं करता है। तो नियमहीनता की अवधारणा की बात कौन करता है? दुर्खीम और मर्टन करते हैं। और विचलन वही डाइवेंस, डाइवेंस की बात कौन करता है? मर्टन करते हैं। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।